नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के खमरिया थाना अंतर्गत ईस्टलैंड बाजार में क्राइम ब्रांच के हवलदार पर हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वहीं आरोपी और कोई नहीं, क्राइम ब्रांच में ही पदस्थ घायल का साथी बताया जा रहा है। जहां क्राइम ब्रांच के हवलदार अजय द्विवेदी कार में अपने दो साथी हवलदारों के साथ ईस्टलैंड खमरिया पहुंचे। इस दौरान तीनों ने चाय की दुकान में चाय पी। वहीं चाय पीने के दौरान अजय द्विवेदी और उनके एक साथी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने अजय द्विवेदी से पान की दुकान में रखी कैंची से अजय द्विवेदी के ऊपर हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। जहां अन्य साथियों सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल हवलदार को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कल कमरिया थाना क्षेत्रांतर्गत हमारा क्राइम ब्रांच के हेड कांस्टेबल है, उनका एक व्यक्तिगत काम के लिए वो उनके परिचित लोगों के साथ कमरिया बाज़ार में थे। उस समय उनका पुराने बात को लेकर बाकी दो लोगों के साथ उनके वाद विवाद हुआ। उस वाद विवाद में हमारा क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक के साथ कुछ चोट लगी है। उसके उन दोनों के खिलाफ़ हमने कल रात को हमने अपराध कायमी की है और वो पूरा विवेचना भी जारी है। नर्सिंग घोटाले के रवि परमार को एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में बैठने की मिली अनुमति। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने छात्र नेता रवि परमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें फॉर्म भरकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की। भोपाल नर्सिंग घोटाले को उजागर करने वाले एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार को आज उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय की संजीव सचदेवा और विनय सराफ की डबल बेंच न्यायपीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए रवि परमार को एमएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में फिजिकल फॉर्म भरकर शामिल होने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल आयोग द्वारा एमएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही थी, जिसमें मुझ जैसे कई छात्र नेताओं को परीक्षा से वंचित कर दिया था क्योंकि हमारे ऊपर प्रकरण दर्ज है। इसको लेकर हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और हमने माननीय उच्च न्यायालय को हमारे अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने अवगत कराया था कि हमारे ऊपर जो भी प्रकरण दर्ज हुए हैं वो छात्र हितों में लड़ाई लड़ने के दौरान दर्ज हुए। वहीं नर्सिंग घोटाले के खिलाफ हमने लंबी लड़ाई लड़ी। उस दौरान हमारे ऊपर भाजपा सरकार ने कई झूठे प्रकरण दर्ज करे थे। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे अधिवक्ता अभिषेक पांडे के तर्क को ध्यान में रखते हुए हमारे पक्ष में फैसला दिया है और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को निर्देश दिया है कि हमारा फिजिकल फॉर्म भरकर हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए। वहीं माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये छात्र एक याचिकाकर्ता एक छात्र नेता, उनके ऊपर जो भी प्रकरण दर्ज है वो न्यायालय में विचाराधीन है, उन्हें दंडित नहीं किया गया है। और वहीं हम माननीय उच्च न्यायालय का इस फैसले का स्वागत करते हैं जो कि हम छात्र नेताओं के हित में है। वहीं मैं मेरे अधिवक्ता का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कि माननीय उच्च न्यायालय के सामने इस हमारे पूरे प्रकरण को प्रमुखता से रखा। 20 अक्टूबर 2024 को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जलसा सिरात नबवी का आयोजन सेंट्रल लाइब्रेरी मैदान में किया जाएगा। इस मुकद्दस प्रोग्राम की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने की उम्मीद है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनके आदर्शों को लोगों तक पहुंचाना है ताकि उनके बताए हुए रास्तों पर अमल किया जा सके। प्रोग्राम की मुख्य खासियत पंजाब के शाही इमाम जनाब मौलाना उस्मान रहमानी साहब लुधियानवी का खिताब होगा। मौलाना साहब का ये खिताब लोगों के दिलों में ईमान और इखलास की रोशनी बिखेरने का एक अहम जरिया बनेगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुफ्ती अली कदर साहब ने इस प्रोग्राम की अहमियत पर जोर देते हुए तमाम मुसलमानों और समाज के सभी तबकात से अपील की है कि वे इस जलसे में जरूर शिरकत करें और इसे कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि जलसा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से लोगों को रूबरू कराने का एक बेहतरीन मौका है। मौलाना अली कदर साहब ने सभी लोगों को इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और इसे सफल बनाने की दुआओं के साथ अपील की है। उस्मान साहब लुधियानवी मद्दजिलुल आली है जो जामा मस्जिद के वहाँ के पंजाब के शाही इमाम भी हैं और एक नेशनल तंजीम है जमाअतुल अहरार, उसके भी सदर हैं। तो वो माशाल्लाह भोपाल तशरीफ़ ला रहे हैं और भोपाल अपनी मेहमान नवाजी के अंदर मशहूर है। तो हमको ये सआदत हासिल हुई है कि हम जनाब पंजाब के शाही इमाम साहब का इस्तकबाल करें और उनकी मेहमान नवाजी करें। तो उस सिलसिले के अंदर दो प्रोग्राम अवामी रखे गए हैं। एक में चार मीनार मस्जिद में सुबह 9 बजे होगा और एक मर्दों के लिए है जो सेंट्रल लाइब्रेरी की ग्राउंड में रात में 9 बजे होगा। 20 अक्टूबर को यानी आने वाला जो इतवार है वो आने वाला संडे है, उस दिन रात में 9 बजे से उनका इंशाल्लाह
बयान होगा, तकरीर होगी। इसी की इत्तला के लिए और इस खुशखबरी को सुनाने के लिए आज की हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया। सबसे पहले ये बताना आवश्यक है कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हमने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। विपक्षी पार्टी द्वारा भ्रामक जानकारी कृषकों को दी जा रही है। पौधों को 3 प्रमुख पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। डीएपी से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की पूर्ति होती है, जबकि एनपीके उपयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास तीनों तत्वों की पूर्ति होती है। इसलिए किसानों को कृषि वैज्ञानिक डीएपी की तुलना में एनपीके उपयोग की सलाह दी जाती है। वहीं वास्तव में दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के अधिकांश राज्यों में एनपीके उर्वरकों की बिक्री डीएपी से अधिक होती है। केंद्र सरकार ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ा दी है ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या न हो। वास्तव में एक बैग यूरिया की वास्तविक कीमत 2265 रुपए है, जबकि सरकार इसे किसानों को 266.50 रुपए प्रति बैग में उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार डीएपी की एक बैग की कीमत 2446 रुपए है, जबकि सरकार इसे किसानों को 1350 रुपए प्रति बैग उपलब्ध कराती है। अगर हम केवल मध्य प्रदेश में किसानों को खरीफ मौसम में दी जाने वाली सब्सिडी की गणना करें तो ये यूरिया के लिए रुपए 7032 करोड़ एवं डीएपी के लिए 1258 करोड़ रुपए होगी। ये सरकार के किसानों के प्रति सहानुभूति को दर्शाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डीएपी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का कारण यूक्रेन और इजरायल संघर्ष है। इनके संघर्ष के कारण आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ा है। फिर भी किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। डॉक्टर मोहन यादव ने हमसे मेरे से दिन में 3 बार फोन आते हैं माननीय मुख्यमंत्री, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, खाद पर नजर रखो। अलग विभाग ये मेरा नहीं है, उर्वरक विभाग है, उनसे भी बात होती है सहकारिता मंत्री से। तो बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से संपर्क में है। हर तीसरे दिन हमारी मीटिंग लेते हैं, हमारी मॉनिटरिंग होती है। कल ही मैंने अधिकारियों की यह मीटिंग ली, हमारे डीएमओ मार्फेड, एमडी मार्फेड और एग्रीकल्चर डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हम लोगों ने मीटिंग ली है और हमने उनसे कहा है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की कोई कमी है वह हम पूरी करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आग्रह करना चाहता हूँ कि ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो आपको भ्रमित प्रचार कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, इनके बहकावे में ना आए। किसान की कोई उसकी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी आने देंगे। कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मैं आपको आश्वासन 41 लाख, अभी 19 लाख मेट्रिक टन आ गया है और आ रहा है। मैंने अभी बताया कि यूक्रेन में वो लड़ाई की वजह से हमारे जो जहाज सीधे आते थे उससे आने में हमें कम से कम 14-15 दिन के फेर के वजह से वो जहाज आ रहे हैं, इसीलिए इसमें कमी आई है। कुल मिलाकर न कोई खाद की कमी है न इसकी डीएपी की जरूर कमी थी, तो वो हम कमी जल्दी से जल्दी पूरी कर रहे हैं। ये आपने कायदा बताया, सर खाद की वजह जो है, जो कमी की वजह यूक्रेन का युद्ध है वो बना है। यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से उसमें हमें कम से कम 15 दिन का चक्कर मार के हवाई जहाज से और उसमें आना पड़ रहा है। सर डीएपी की जगह जबलपुर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हाल ही में ताजा मामला सामने आया है जिसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया और कांग्रेस के पूर्व विधायक विनय सक्सेना के मोबाइल पर सदस्यता अभियान को सदस्य बनाए जाने का लेकर मैसेज आया था, जिसके बाद पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने भाजपा के सदस्यता अभियान को फर्जी बताते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिनका किसी प्रकार से भाजपा से संबंध नहीं है, उनके पास हुए सदस्यता का मैसेज आ रहा है। ताजा उदाहरण वे खुद हैं, क्योंकि उनके मोबाइल नंबर पर बीजेपी के सदस्य बनाए जाने का मैसेज पहुंचा है। वहीं पूर्व मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष घमंड में चूर हैं, वहीं जमीनी हकीकत सदस्यता को लेकर शून्य है। वहीं पूर्व मंत्री के बयान के बाद कैंट विधायक अशोक ईश्वर दास रोहानी ने कांग्रेस विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का संगठन सदस्यता अभियान में निरंतर बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के नेता खुद ही अपने मोबाइल से सदस्यता अभियान को लेकर जारी टोल फ्री
फ्री नंबर में मिस्ड कॉल देते हैं और उसके बाद जो मैसेज आता है उसको लेकर खुद ही भ्रम फैला रहे हैं। जबकि देश में सदस्यता अभियान के तहत 9 करोड़ और जबलपुर में लगभग मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाए जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं की भाजपा में जरूरत नहीं है, इसलिए कांग्रेस भ्रम फैलाना बंद करें। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की फर्जी सदस्यता अभियान का एक ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या मिलेगा। हम माननीय बिश्नोई जी जो कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी ने जो कहा है, ये देखिए मुझे मेरे मोबाइल पे ये मैसेज आया है। अब किस प्रकार से आम जनता के साथ या कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेताओं के को सदस्य बना के भारतीय जनता पार्टी क्या प्रदर्शित करना चाहती है। एक तरीके से पूरा फर्जी सदस्यता अभियान है। बीडी शर्मा जी घमंड में कितना भी इतरा ले, इस हकीकत की जमीन पे आके देखेंगे तो जीरो है। सामने आ रहे हैं कि भाजपा की सदस्यता को लेकर आरोप उठ रहे हैं, उसके विषय में देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का परिवार जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, विपक्ष को तकलीफ हो रही है और खुद ही मिस्ड कॉल करते हैं और खुद ही उसमें से वो मैसेज आता है कि अब आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए आपको ये फॉर्मेलिटी करना है। तो ये दिखाना कि हमको भी भाजपा का ये सदस्य बनाने के लिए आमंत्रण आया है। आप 8800002024 पर मिस्ड कॉल जानबूझ के कर रहे हैं और जानबूझ के करके हमको ये बता रहे हैं कि हमको सदस्यता के लिए फ़ोन आया या मैसेज आया है। ये भ्रम की स्थितियां पैदा करने का काम न करें। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार वैसे ही है। हमको लखन घनघोरिया जी या दूसरे किसी को, विनय सक्सेना जी को, जहाँ इनको भाजपा का सदस्य बनाने की इतनी आवश्यकता है, जहाँ 1.5 करोड़ पूरे मध्य प्रदेश में सदस्य बन गए, 9 करोड़ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए, वहाँ इन 2 सदस्यों से क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ऐसी भ्रम की स्थितियां पैदा न करें। राजनीतिक स्टंट कम से कम सदस्यता पे न खेलें। मुंबई से आई ओशो सन्यासिन मां आरती राजदान शिविर को संबोधित किया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सूफी गायक मनीष शुक्ला और अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक प्रदीप नितिन अग्रवाल ने अपनी सुमधुर आवाज में सामूहिक गजलों की प्रस्तुतियां द्वारा समस्त ओशो सन्यासियों का मन मोह लिया। शरद पूर्णिमा के अवसर 17 अक्टूबर को रायसन रोड एलन सिटी कॉलेज के पास स्थित मालगुड़ी रिजॉर्ट में ओशो सन्यासियों का 1 दिवसीय ध्यान और गीत संगीत समागम का सफल आयोजन हुआ है। इसमें शामिल होने के लिए प्रदेश भर के सन्यासी यहां पहुंचे। शिविर शाम 6 बजे प्रारंभ होकर देर रात चला। सबसे पहले मुंबई से ओशो सन्यासिन और टेरो गार्ड रीडर मां आरती राजदान ने शिविर को संबोधित किया। इन्होंने टेरो गार्ड रीड के आधार पर अभी तक देश के जिन मुद्दों पर भविष्यवाणी की है वे सही निकली है। बड़े चैनलों और सोशल मीडिया पर राजधान के देश के समसामयिक और राजनीतिक मुद्दों पर भविष्यवाणी करती हैं। समागम में दूसरी प्रस्तुति ओशो की जन्मस्थली नरसिंहपुर से प्रसिद्ध सूफी गजल गायक मनीष शुक्ला ने दी है। वे हाल ही में जबलपुर में नर्मदा महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पार्श्व गायक और गजल गायक हरिहरन के साथ प्रस्तुति देकर लौटे हैं। कई बड़े मंचों पर प्रस्तुतियां दे चुके हैं। इसी तरह दमोह के अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक प्रदीप नितिन अग्रवाल बंधु ने भी सामूहिक प्रस्तुतियां दी हैं। अग्रवाल बंधु देश के कई बड़े मंचों पर प्रस्तुति दे चुके हैं। गजल इनके परिवार में परंपरा के रूप में शामिल है। शिविर का संयोजन ओशो सन्यासी संजय कुकरेजा, बैंक मैनेजर ओशो सन्यासी राजेश माधव, स्वामी मनीष, स्वामी दीपक श्रीवास्तव, स्वामी बोधि रजनीश ने किया। स्वामी विमुखजो उज्जैन और स्वामी बोधि रजनीश ने किया। कार्यक्रम के आयोजक दमोह सन्यासी मंडल के संयोजक चंद्रशेखर राय, चंदू स्वामी और स्वामी दिग्विजय पटेल ने बताया कि जो लोग ध्यान के उत्सुक हैं उनके लिए अपने आप को जानने और सारी दुविधाओं के ऊपर उठने का ये बेहतरीन मौका है। आपसे आग्रह करूंगा कि मेरी बात को बिल्कुल गंभीरतापूर्वक न लेते हुए पहले स्वामी जी की बात कर लीजिए और वहाँ दूसरा कुछ भोजन कीजिए। मुझे गंभीरता से लेने की बिल्कुल जरूरत है। आपको जोरदार तालियां। आज का दिन बहुत महत्व रखता है जिसके लिए जो ध्यान में उतरना चाहते हैं। तो ओशो ने ऐसा कहा है कि ऐसी रात में एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जिसे सच में ध्यान का अनुभव लेना है वो ये रात उसके लिए बहुत खास होती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात में कृष्ण और राधा रास करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये रात में हम लोग जो ध्यान की यात्रा में जाते हैं उनके लिए ये बहुत खास है। आजकल का मानव कई बीमारी से ग्रस्त होता जा रहा है, तो ध्यान के माध्यम से बीमारी से मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है।
क्योंकि माइंड और बॉडी, मन और शरीर दोनों कनेक्टेड है। तो जो आपके अंदर स्ट्रेस है, तनाव है, वो तनाव ही बीमारियां पैदा करता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हो तो लकवा, हार्ट अटैक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत सारी चीज़ें, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो अगर आप ध्यान करें और अपना तनाव कम करें, अपना स्ट्रेस जो आपकी डेली लाइफ में है वो कम करें, तो ज़रूर आप रोग मुक्त हो सकते हैं। ध्यान कब करना चाहिए? ध्यान किसी भी समय करना चाहिए। देखिए, जैसे ओशो ने हमें सिखाया है कि ऐसा नहीं है कि आपको अपने आप को पीड़ित करना है या टॉर्चर करना है कि नहीं मुझे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है या इसमें ही उठना है। नहीं, आप ध्यान 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। अपने शरीर, क्योंकि अवेयरनेस है, ध्यान क्या है? अवेयरनेस है, साक्षी भाव है। तो अपने मन को, अपने विचारों को देखना ही ध्यान है। कहा जाता है इससे ईश्वर भी दर्शन देते हैं ध्यान करने से। ईश्वर भी दर्शन देते हैं, गुरु भी दर्शन देते हैं। मेन चीज़ है आपको अपने आप के दर्शन होते हैं। आप क्या है, मैं कौन हूँ, वही हम जानते हैं ध्यान से, वही हम पाते हैं ध्यान से। क्या संदेश देंगे युवा पीढ़ी को? मैं युवा पीढ़ी को यही दूंगी संदेश कि ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि ध्यान ही मेडिसिन है, ध्यान ही अमृत है, ध्यान ही सब कुछ है। आज के जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, एग्ज़ाम का, जॉब का, कम्यूटिंग का, कि युवा पीढ़ी कई बार भटक भी जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं। तो उनके लिए ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से ही वो अपने आप को, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर हमारे युवा स्वस्थ हैं तो हमारा देश भी मजबूत होएगा, उनके घर भी मजबूत रहेंगे, उनकी फैमिलीज़ भी मजबूत रहेंगी। अगर हमें अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपने युवा को बहुत स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ करना होगा। बताइए पहले। मैं चंदू स्वामी दमोह से पधारा। सर, आयोजन क्या है, उसका क्या उद्देश्य है? ये आज शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ओशो सन्यासियों का एक समागम आज यहाँ भोपाल में किया गया, जिसमें मुंबई से पधारी माँ आरती राजदान हमारा नेतृत्व कर रही हैं। जबलपुर, दमोह, सागर, भोपाल और नरसिंहपुर के समस्त ओशो प्रेमी सन्यासी यहाँ आज ध्यान के लिए पधारे हैं। ध्यान के पश्चात एक रंगारंग गज़ल गायक सूफियाना अंदाज में मनीष शुक्ला जी, जो कि हमारे प्रदेश के माने हुए, और नितिन प्रदीप अग्रवाल, गज़ल दुनिया के नाम ही नाम है, उनके द्वारा बेहतरीन प्रस्तुतियाँ यहाँ दी जाएंगी। और हम इस अमृत महोत्सव को आज यहाँ आनंदमय तरीके से नृत्य करके मना रहे हैं। सर, कितने दिन चलेगा आयोजन? कितने दिन चलेगा? ये AFDC आयोजन है। इसके पश्चात चूँकि 11 दिसंबर को भगवान श्री ओशो रजनीश जी का जन्मदिन है, उसकी तैयारी के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि महोत्सव के लिए, ओशो महोत्सव के लिए हम सन्यासियों का सहयोग करें, जिससे कि बहुत बेहतरीन आयोजन हम लोग आयोजित कर सकें। सर, यहाँ पे कुछ लोग लेटे हुए हैं, मोमबत्तियाँ जल रही, कैसे? ये ध्यान की विभिन्न विधियाँ हैं। जैसे ओंकार ध्यान से आज इस शिविर की शुरुआत हुई। तत्पश्चात क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है, तो शरद पूर्णिमा का भगवान ओशो द्वारा बताया गया एक ध्यान कराया गया, और नृत्य के माध्यम से हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि वाइट रोब जो है उसमें भगवान की उपस्थिति, स्वयं भगवान ओशो ने बोला था कि जब भी मेरे सन्यासी वाइट रोब करेंगे तो मैं वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। आपका नाम बता दीजिए। मैं चंदू स्वामी दमोह से। इस आयोजन के लिए हमारे साथ हमारे मित्र दिग्विजय स्वामी और नरसिंहपुर से पधारे श्री दीपक स्वामी जी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। समस्त भोपाल के सन्यासियों का भी सहयोग है, और खासकर इस कार्यक्रम में हमारा विशेष सहयोग संजय स्वामी रिसोर्ट के मालिक हैं और बेहतरीन व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही प्रेमी व्यक्ति हैं। उनका कोटि कोटि आभार मैं संजय जी का करना चाहता हूँ। धन्यवाद। आयोजन में आपका विशेष सहयोग रहा और युवा पीढ़ी को नया संदेश देना चाहते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हर पल उत्सव है। जो जागे हैं वो जानते हैं
तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ईश्वर ने अपन को कुछ दिन ही दिए हैं, अगर गिफ्ट में दिए तो देने, इसको अपन कितना खूबसूरत बना सकते हैं। और ये मेरे को ओशो ने बताया। और आज शरद पूर्णिमा में ओशो के सानिध्य में, ओशो के शिष्यों के सानिध्य में जो आनंद आ रहा है, उसका जवाब है। सर पूरा रिसोर्ट भक्तिमय हो गया और अनोखा नज़ारा देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और सब सन्यासियों का। इनके बहाने मुझे ओशो से मुलाकात हुई है आज मेरी। सर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आज साक्षात ईश्वर यहीं पर है, जो शरद पूर्णिमा वो वास्तव में यहीं पे चांद निकल के आया है। जी, आज मैं पल पल का मज़ा ले रहा हूँ और हर चीज़ का उत्सव मना रहा हूँ। और ओशो को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप आए मेरे दर पर। सर आपने तैयारी बड़ी विचित्र करी है, बड़े टेबल पे एक छोटा सा कैंडल है और हरियाली के कुछ पौधे भी और बैलगाड़ी बहुत अच्छी ग्रामीण भाषा। प्रेम भाव है साहब, यही प्रेम है। ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो रही है, ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो रही है। क्या संदेश और देंगे? नए रूप दे रही है। क्या संदेश दिखा रही देंगे है। युवा पीढ़ी को? नई पीढ़ी को ये बोलना चाहता हूँ कि ध्यान में डूबो, ध्यान में डूबो। ध्यान का जो नशा है उसका आनंद ही कुछ और है, वो प्योर है, वो ओरिजिनल है। बाकी तो ये शॉर्टकट नशे हैं, इनसे दूर रहो। थैंक यू संजय।